अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। कानून, इंसाफ, आइन, जमहूरियत, सबका कत्लेआम हुआ और ये सरेआम हुआ। व्यूअर्स, इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया रात गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन इस शेड्यूल के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल है? इमरान खान क्या इलेक्शन लड़ सकेंगे? पीटीआई अब इलेक्शन कैसे लड़ेगी? पीटीआई 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कैसे मैदान में उतारेगी? कागजात नामजदगी जमा करवाने की स्टेज पर क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अवामी सतह पर कहां खड़ी है और पीटीआई का मुकाबला किस किस से इस मैदान में है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हमने पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कर दी। ये बयान जारी हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और फिर व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि इन सवालों का जवाब जहां पर हम आपको देंगे, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात क्यों खुले? काजी साहब ने तेज तरीन इंसाफ क्यों मुहैया किया? और फिर इलेक्शन कमीशन के झूठ और अब क्या होने जा रहा है? व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि इलेक्शन के करीब आते हुए ना, एक तो खबर हमारी ये सच्ची साबित हो गई कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्तीफे देंगे। मैंने आपको ये बताया था कि बुख्ती साहब जो हैं, सरफराज बुख्ती साहब ने अगर इस्तीफा दे दिया तो इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर इंतखाब होगा, और अब वही हुआ कि उनका इस्तीफा जो है वो दे दिया गया, मंजूर हुआ, और कहा यह जा रहा है कि वो किसी बड़ी सियासी जमात में शामिल होने जा रहे हैं। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे और 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। आपको ये तमाम सवालात याद रखने हैं और इसका बैकग्राउंड ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रात को खुली और उसके बाद ये शेड्यूल जारी किया गया, इसके पीछे असल में मंतक क्या है और तहरीक इंसाफ और उसके साथ जुड़े हुए फैसले, इनको क्या लगता था कि किस हद तक अदालतें इनके हक में फैसले देंगी, तो इसलिए इन्होंने उजलत में ये शेड्यूल जारी किया। और फिर दूसरी तरफ से एक बड़ी अदालत ने छोटी अदालत को किस तरह से स्नब किया है। शेड्यूल के तहत कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने पर अपील दायर करने की आखिरी तारीख 3 जनवरी 2024 है, जबकि 10 जनवरी 2024 को अपीलों पर एपेलेट अथॉरिटी के फैसलों का यह आखिरी रोज होगा। उम्मीदवारों की हतवी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी और कागजात नामजदगी वापस लेने की जो आखिरी तारीख है वो 12 जनवरी 2024 तय की गई। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी किए जाएंगे और 8 फरवरी को पोलिंग डे होगा। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट रात गए कैसे खुली? व्यूअर्स, हुआ कुछ यूं है कि इमरान खान के वकील उमैर नियाजी साहब हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी से आरओज लेने का फैसला किया, इसे मुअत्तल करने की इस्तदा की गई और फिर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नचवी ने आरओज की तैनाती मुअत्तल कर दी और मामला लार्जर बेंच को भिजवा दिया गया। व्यूअर्स, ये जो आरओज का मामला है, ब्यूरोक्रेसी, इस पर तफसीली गुफ्तगू इससे पहले भी मैं कर चुका कि किस तरह वादे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये स्टेटमेंट भी जारी किया गया कि कारकर्दगी दिखाओ और कल फिर तुम्हारा है, आज हमारा कल तुम्हारा है। काजी साहब इलेक्शन कमीशन को बुलाते हैं। आपने इस पूरी टाइमलाइन को याद रखना है और आपको समझ में आ जाएगी कि इस वक्त कौन सा खेल खेला जा रहा है और इस खेल का अब क्या नाम रखना है। नाम आपने खुद रखना है, लेकिन खेल कौन सा खेला जा रहा है ये हम आपको बता देते हैं। काजी साहब इलेक्शन कमिश्नर को बुलाते हैं, मुशावरत होती है, फैसला किया जाता है। इलेक्शन कमीशन कुछ देर के बाद एक दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और इल्तिजा करता है कि जनाब माई बाप, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे को मुअत्तल किया जाए। और फिर वही होता है, सुप्रीम कोर्ट खुलती है,
रात को खुलती है। इलेक्शन कमीशन के वकील दरखास्त लेकर पहुंचते हैं। दरखास्त पर 3 रुकनी बेंच बनाया जाता है और तीनों लोग हम ख्याल जस्टिस सरदार तारिक, जो कि अब कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के काफ़ी करीब भी हैं, उनके अलावा काजी ईसा खुद और इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो भी मौजूद थे। जो लाइव कवरेज हुई उसके अंदर ये कहा गया कि जनाब मामला बहुत ही हसास नौइयत का था, इसलिए हम खुद हाजिर हो गए और फिर सीनियर तरीन जज एजाजुल एहसन को बेंच में शामिल नहीं किया गया। ये एक स्टेटमेंट भी उनकी तरफ से जारी हुई कि हम करना चाहते थे लेकिन उन्होंने खुद अपने आप को इस बेंच से दूर रखा। इसके बाद काजी साहब समाअत का आगाज़ करते हैं और आगाज़ ही इस बात से करते हैं जैसे वो बड़ा सरप्राइज हुए हों इलेक्शन कमीशन के वकील को देखते हुए कि इतनी जल्दी क्या थी भाई आपको। भाई आपने 2 घंटे पहले मीटिंग की, इससे पहले आप सरदार तारिक से मिलते हैं, आप अटॉर्नी जनरल से मिलते हैं, आपने अपनी मर्जी से सारी फील्डिंग सेट की और उसके बाद आपको हैरत हो रही है कि इलेक्शन कमीशन के वकील को देखते हुए आप ये कहते हैं कि भाई इतनी जल्दी कैसी थी। काजी साहब ने तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में ताखीर का जिम्मेदार भी ठहराया। उमैर नियाजी ने इसलिए दरखास्त दायर की क्योंकि वो चाहते हैं कि इलेक्शन में ताखीर हो। असल में हकीकत क्या है, शायद पाकिस्तान के अंदर हमें सब लोगों को भूलने की बीमारी होगी या फिर ड्रामा हमने किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये एक नई बीमारी पाकिस्तान के अंदर जो है वो हो रही है। आपसे पहले इसी कुर्सी पर एक जज बैठे, उन्होंने ये फैसला दिया कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के उस फैसले की रूह से 90 रोज में इंतखाबात होंगे। उस फैसले पर आप कहते हैं कि जनाब अब तो वो नहीं हो सकते ना, यानी सादगी देखें इन लोगों की। वो कहते हैं कि अब तो वो नहीं हो सकते, लिहाजा आगे बढ़ें और मेरे फैसले का क्या हुआ हम उस पर अमल दरामद करवाएंगे। अगर इस मुल्क के अंदर पीडीएम का टोला इंतखाबात सर्दी गर्मी या फिर दहशतगर्दी की बुनियाद पर ख़त्म करने की या ताखीर से करवाने की बात करे तो उस वक्त जज साहब क्यों अदालत रात को नहीं खोलते, उन बयानात को क्यों अपने सामने रखकर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज क्यों नहीं करते, आप वक्त के वज़ीर आज़म को क्यों नहीं बुलाते और क्यों तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट नहीं की जाती, आप क्यों नहीं पूछते इलेक्शन कमीशन से कि किसके कहने पर 90 रोज में पंजाब में इलेक्शन नहीं हुए, ये सब आप नहीं करते। लेकिन क्योंकि फैसला आपकी अदालत का था और इस फैसले से कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, वो फ़ायदा पहुंचाना मकसूद था। हालात ये बताते हैं कि यही होना था और काजी साहब ने अदालत लगाकर इस पर मोहर लगा दी और आपने चीफ जस्टिस बीइंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आपने एक जज के मिसकंडक्ट का तस्करा भी किया, कंडक्ट को मिसकंडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। इतनी जल्दी क्या थी, ये इल्ज़ाम एक अदालत का दूसरी अदालत पर लगता है और फिर वो लोग जो इंतखाबात को ताखीर का निशाना बनाना चाहते थे वो क्या कहते हैं। फजल रहमान साहब सबसे पहले कहा करते थे कि जनवरी फरवरी में बर्फबारी होगी, इलेक्शन में ताखीर की जाए। इसके बाद कहा कि अब दहशतगर्दी सर उठा रही है, हम इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते, इसलिए इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन इन हालात के अंदर मुमकिन नहीं। फिर बारी आ जाती है जी आसिफ अली जरदारी साहब की। उन्होंने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कुछ दिन के लिए इलेक्शन ताखीर का शिकार हो भी जाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके इस बयान को फजल रहमान ने ठीक कहा और कहा कि जरदारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस वक्त काजी साहब क्यों नहीं मिसकंडक्ट की बात कर रहे थे और तौहीन अदालत की कार्रवाई पर इनिशिएट करने का आपने क्यों नहीं कहा। अमीर मकाम साहब ये कहते रहे कि केपी के सदर हैं वो नून लीग के, और उन्होंने डॉन न्यूज़ को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि शांगला में बर्फबारी होती है इसलिए इलेक्शन ताखीर से होने चाहिए। उस वक्त काजी साहब की अदालत रात को क्यों नहीं खुली। इलेक्शन कमीशन के वकील के झूठ भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये तमाम लोग बयानात देते रहे और काजी साहब ने रात को अदालत नहीं खोली। अब बारी आ जाती जी इलेक्शन कमीशन की और उनके झूठ। वो क्या बोलते हैं, वकील बार बार झूठ बोलते चले गए और काजी ईसा चुपचाप खामोशी से सब सुनते गए। इलेक्शन कमीशन ने झूठ बोला कि पिछली हुकूमत के तमाम डिप्टी कमिश्नर को तब्दील कर दिया गया, हालांकि डीसी इस्लामाबाद को तब्दील भाई साहब नहीं किया गया, बाकी कई इजला के अफसरान को तब्दील नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने इलेक्शन एक्ट की शिक 50 और 51 को कई बार हवाला दिया जिसके मुताबिक आरोज किसी भी महकमे से ले सकते हैं, लेकिन शिक 52 का एक बार भी जिक्र ना किया
और ना ही मौजूद जजों ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने तो 2 माह पहले रिटर्निंग अफसर लगाने थे, 11 दिसंबर को क्यों लगाए गए? इससे पहले आप क्या कर रहे थे? झक मार रहे थे? ये सवाल भी पूछा नहीं गया, क्योंकि दूसरी तरफ आपने कहा कि इसी वक्त आपने जो इस की तैनाती है इसे क्यों चैलेंज किया? ये तो किसी वक्त भी हो सकती थी, लेकिन बावन शिक को शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भूल गई। जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मेरे सामने राइट साइड पे एक स्क्रीन है और उसमें एक दिन जियो के साथ चल रहा है, जिसमें हमारे इज्जत माब जनाब गवर्नर सिंध मौजूद हैं और वो किसी बादशाह से कम नहीं लग रहे। ये लोग कहाँ से आ जाते हैं? एकदम से मैंने टॉपिक चेंज किया इसलिए क्योंकि मेरे सामने ये एक जुल्म हो रहा है और गवर्नर साहब की ये जो नमूदो नुमाइश है वो किस लिए हो रही है? पूरा पाकिस्तान ना एक इसी तरह का मंजर पेश कर रहा है। कोई निगरान है, कोई हुक्मरान है, कोई वडेरा है, कोई लुटेरा है, कोई डाकू है, कोई जरदारी है, कोई नवाज शरीफ है, लेकिन कोई पाकिस्तानी हमें नहीं मिलता। ये सिर्फ और सिर्फ जब अंग्रेज ने बरसगीर पर कदम रखा ना, तो मैं उस वक्त ये बात सोच रहा था जब मैंने इसको पहली दफा देखा कि तो यहाँ पे ना बहुत सारी रियासतें थी, हर रियासत का एक अपना वाली था और हर रियासत का एक अपना हुक्मरान था और फिर उस रियासत की एक अपनी पहचान थी, एक अपना मकाम था, अपने लोग थे। पाकिस्तान भी ना छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो गया है। हर शख्स ने, हर ग्रोह ने, हर कबीले ने अपनी फसीलें कबीले की ऊंची की और रियासतों की फसीलें ऊंची की और वहाँ पे अब हुक्मरानी कर रहे हैं। इनकी हरकत को देखकर तो यही लगता है खूबसूरत दरिया है, पीछे आपको पानी नज़र आ रहा होगा और लाइट्स लगाकर ये दोनों साहब बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान के हालात के बारे में बात कर रहे हैं। व्यूअर्स, कमिंग बैक टू द टॉपिक, वकील साहब, ये जो सवाल था ना कि इससे पहले आप क्या कर रहे थे, झक मार रहे थे, वकील साहब ये कहते हैं कि पहले हमने आरओज तैनात कर दिए, फिर पटिशन आई। हालांकि पटिशन आरओज का नोटिफिकेशन आने के बाद नहीं हो सकता, यानी 6 दिसंबर को की गई और नोटिफिकेशन जो है वो 11 दिसंबर को आया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने झूठ बोला कि लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस को आरओज तैनात करने के लिए मना किया। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट ने आरओज देने से इनकार किया था। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद आने का कहा था। इस पुतली तमाशे के बाद काजी फायज ईसा ने दूसरी तरफ को बिल्कुल नहीं सुना, किसी पीटीआई के वकील को नहीं सुना गया। इमरान खान के वकील मिसाल यूसुफजई समात के दौरान आई तो उन्हें डांट कर पीछे बिठा दिया गया और कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट की वकील नहीं है और यहाँ पर जरा नहीं कर सकती। उन्हें कहा गया कि आपको तमीज़ नहीं है, आपको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जा सकता है और एक एकतरफा कार्रवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करने का कहा गया। व्यूअर्स, चीफ जस्टिस ने उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस भेजा। साथ ही लाहौर हाई कोर्ट के जज अली बाकर नकवी को भी रगड़ा लगा दिया गया। उन्होंने जुडिशल ऑर्डर की तौहीन की है, उन्हें ये दरख्वास्त नहीं सुननी चाहिए थी। इसहाक डार साहब का भी एक कारनामा सामने आया और लेकिन खैर उन्होंने उस पर माफ़ी भी मांग ली और वो ये कहते हैं कि एक जाली शेड्यूल जो उन्होंने रीट्वीट किया और इस शेड्यूल के हवाले से कुछ बातें कही भी जा रही हैं, लेकिन एक सवाल अक्सर लोगों ने सोशल मीडिया पर ये ज़रूर उठाया कि ये शेड्यूल वही है जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया, लेकिन इसकी कॉपी इसहाक डार साहब के पास पहले कैसे पहुंची? इसका जवाब जो है शायद डार साहब खुद ही दे सकते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं व्यूअर्स कि क्या इस पूरे माहौल में अब वो इलेक्शन लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो गया जी, कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख भी सामने आ गई और पीटीआई ने अपने उम्मीदवार अब कैसे नामजद करने हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत इमरान खान समेत गिरफ्तार हैं और इस वक्त जेलों में है। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शख्सियत पार्टी छोड़कर चली जा चुकी हैं। गौर खान की शक्ल में एक अबूरी चेयरमैन सामने आ चुका, जिसकी से बज़ाहिर पार्टी में नज़र नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालिया इंटर पार्टी इलेक्शन पर भी इलेक्शन कमीशन को एतराज़ है और बल्ले का इंतखाबी निशान भी इस खतरे में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक बल्ले का निशान अलॉट नहीं हुआ। यही भी पता नहीं है कि पार्टी किस निशान पर इलेक्शन लड़ेगी और यही सवाल इस वक्त लोगों के जहनों में मौजूद है। जलसे आप कर नहीं सकते, कन्वेंशंस करने में आपको शदीद मुश्किलात का सामना है और नौबत अब वर्चुअल इजलास के ऊपर आ चुकी, यानी जलसों पर आ चुकी, जो 17 दिसंबर को होगा।
और पार्टी के बचे कुचे लीडर्स को भी गिरफ्तारियों का इस वक्त सामना है। शेर अफजल मरवत साहब की मिसाल ताज़ा तरीन है जी, जिसमें इसके साथ साथ शोएब शाहीन साहब की मिसाल भी बहुत ही रेलेवेंट है। कोयटा एयरपोर्ट से उन्हें बाहर नहीं आने दिया गया और उनको वहीं से वापस लाहौर जो है वो भेज दिया गया। अब पार्टी का कोई मरकजी ढांचा इस वक्त मौजूद नहीं है, सिर्फ एक कोर कमेटी है जो अहम इश्यूज पर प्रेस रिलीज जारी करके काम चलाती है। अब इन हालात के अंदर सवाल ये है कि इमरान खान इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, ये इस वक्त सबसे अहम सवाल है। खान साहब को इस वक्त तोशाखाना केस में 5 साल की सियासी नाअहली का सामना है। किसी को मुअत्तल करवाने के लिए बैक वक्त इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है ना जी, आमिर फारूक साहब, उन्होंने इमरान खान की इस दरख्वास्त पर फैसला भी महफूज किया हुआ है और वो फैसला क्यों नहीं सुना रहे, ये एक बुनियादी सवाल है। अगर चंद रोज के अंदर आमिर फारूक तोशाखाना केस की नाअहली को मुअत्तल कर देते हैं तो फिर इमरान खान के पास इलेक्शन लड़ने का चांस होगा, क्योंकि साइफर, अलकादिर ट्रस्ट और नैब तोशाखाना केस के ट्रायल अभी मुकम्मल होना बाकी है और इन केसेस में बतौर एक मुल्ज़िम इमरान खान के पास इलेक्शन लड़ने का हक जो है वो मौजूद है। मगर तोशाखाना केस में सियासी नाअहली बरकरार रहने की सूरत में और आमिर फारूक साहब के अपने साबका रिकॉर्ड को अगर आप सामने रखते हुए ये देखें तो इमरान खान को किसी किस्म का कोई रिलीफ ना देने का हमें जो है वो एक ख़तरा नज़र आ रहा है और इमरान खान के लिए इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आमिर फारूक के फैसले के खिलाफ अपील भी की गई तो इतनी देर में इलेक्शन शेड्यूल निकल जाएगा। जबकि जो फैसला है ना जी, गुज़िश्ता 5 रोज से महफूज है और जज साहब हस्ब आदत इसको दबाकर बैठे हुए हैं। बज़ाहिर इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखने का प्लान कामयाब नज़र आ रहा है। ये वही प्लान था जिसके तहत अदालती ठप्पों और फैसलों के ज़रिए इमरान खान को इलेक्शन से आउट करना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कैसे खड़ेगी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी ना हो। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार पूरे मुल्क से खड़े करना है, जबकि पंजाब के सदर यास्मीन राशिद साहिबा जो इस वक्त गिरफ्तार हैं, केपी के सदर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इस वक्त मफरूर हैं और सिंध के सदर हलीम आदिल शेख को भी मुकदमात का इस वक्त सामना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब इसका यही प्लान है जो बचा है कि वकला की एक बड़ी तादाद को टिकट दे दिया जाए और जहां जहां सियासी उम्मीदवार मौजूद हैं और पार्टी के साथ खड़े हैं इनको टिकट जारी कर दिए जाएं। इसके लिए इमरान खान को जेल में पार्टी कोर कमेटी मेंबरान और चेयरमैन गौहर खान के साथ कई इजलास करना पड़ेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ की तरह इमरान खान को हर रीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ करने की सहूलत जो है वो मौजूद नहीं है। इसीलिए वो खान साहब ये जो साइफर का मामला है ना, इसको इन्होंने इन कैमरा किया कि कम से कम लोगों की मुलाकात हो और खान साहब जो मिलना चाहते थे ये मुलाकात को भी जो है एक तरह से आप रोक सकें। अब अली अमीन गंडापुर हैं जी, हमाद अजहर साहब हैं, मुराद सईद हैं, दीगर मफरूज शख्सियात को मज़ाम पर आने का रिस्क जो है वो लेना होगा, क्योंकि कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए उम्मीदवार का ज़ाती हैसियत में पेश होना बहुत ही ज़रूरी है। इस पूरी सूरत हाल में वकला को फौरी तौर पे आपको मुतहरिक करना पड़ेगा, चूँकि वक्त बहुत कम है और मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है। अब सवाल ये कि कागजात नामजदगी जमा करवाने की स्टेज पर आपको क्या मुश्किलात हो सकती हैं। उम्मीदवार अगर कागजात जमा भी करवा दें तो ये एक बहुत बड़ा चांस होगा, क्योंकि कागजात नामजदगी के मौके पर कोशिशें की जाएगी कि तहरीक इंसाफ के लोगों को इलेक्शन से बाहर किया जाए, एतराज़ात लगवाए जाएं या फिर 9 मई के मुकदमात में उन्हें नामजद करके गिरफ्तार करवा दिया जाए। आपने किसी तरह भी पीटीआई के जो उम्मीदवार है उसे इलेक्शन तक नहीं पहुंचने देना, ये इनकी प्लानिंग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अवामी सतह पर कहाँ खड़ी है? मकबूलियत के लिहाज से पीटीआई को सब पार्टीज़ पर इस वक्त सबकत हासिल है। तमाम जो पब्लिक सर्वेज हैं वो इमरान खान और पीटीआई को इसके बयानी और रियासत की पॉलिसियों का निशाना बनने के बायस इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात के तौर पर जाहिर कर रहे हैं। मगर असल सवाल ये है कि क्या पीटीआई अपनी इस मकबूलियत पोलिंग डे पर वोट की शक्ल में ढाल सकती है या नहीं। पहला मरहला उम्मीदवार खड़े करना और फिर वोटर्स को मुतहरिक करना है, और फिलहाल इन दोनों मरहलों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बहुत दूर दिखाई दे रही है। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला किस किस से है, तो इसका जवाब भी आपको दे देते हैं।
पीटीआई का मुकाबला इस वक्त सियासी मुखालफिन के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट, अदालतों और इलेक्शन कमीशन के साथ है। अदालतें और इलेक्शन कमीशन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जीतते हुए नज़र आ रही हैं। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज करने की जो पिटीशन के जो अगली समात है वो 18 दिसंबर को होने जा रही है, जबकि कागजात जमा करवाने की जो आखिरी तारीख है वो 22 दिसंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई को बल्ले का निशान जारी करने का फैसला भी जल्द सामने आना चाहिए, ताकि पीटीआई अपने जो निशान है उस पर इलेक्शन लड़ने की अहल हो सके। लेकिन आपको मालूम है कि इस वक्त हो क्या रहा है और किस किस्म की प्लानिंग जो है वो की जा रही है। सरफराज बुगटी साहब का जी इस्तीफ़ा वो मैंने आपको पहले बता दिया था और अब ये खबर सच हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि ये नून लीग में शामिल हो जाएं और नून लीग से जो है वो आइंदा इंतखाब वो लड़ेंगे। इस किस्म की खबरें भी आ रही हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि रईसानी साहब जो हैं बलूचिस्तान के नवाबजादा जमाल खान रईसानी, उन्होंने भी अपनी वज़ारत से इस्तीफ़ा दे दिया है और ऐन मुमकिन है कि वो भी इलेक्शन में हिस्सा लड़ें और उनका झुकाव जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है। फिर निगरान बलूचिस्तान के मशीर हैं जी मादनियात और मादनी तरक्की उमैर हसनी, वो भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और वो चागी से इलेक्शन लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन इन तमाम इस्तीफ़ों के बाद क्या ये सवाल नहीं उठता कि ये सब जिस पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे इस पार्टी को निगरान सेटअप में फ़ायदा नहीं दिया गया होगा और इलेक्शन कमीशन चुपचाप जो है वो मुंह देख रहा है। आपने तो ये कहा ना कि जमहूरियत को डिरेल किया, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बयानात आए और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब ने ये बातें कही। लेकिन ये कैसी हुकूमतें हैं, जब आप निगरान थे तब भी आप हुक्मरान थे और जब आप निगरान नहीं रहे तो आप हुक्मरान बनने की तैयारी कर रहे हैं। आपने जाते जाते उन इलाकों में जहां पर आपका असर रसूख था, क्या रियासत को इस्तेमाल नहीं किया होगा? अपनी मर्जी के आरओज DROs क्या नहीं लगाए होंगे? क्या इलेक्शन कमीशन को ये नज़र नहीं आया? नहीं नज़र आया। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे आलूदा धांधली ज़्यादा इलेक्शन जो है व्यूअर्स होने जा रहा है, जिसको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही हैं। ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी और अगर चली तो ये मईशत का बेड़ा गर्क कर देगी। खान साहब इस वक्त जेल के अंदर हैं। अगर आपको एक टर्म के लिए नाअहल कर भी दिया जाए तो इमरान खान वो ताकत बनकर, ताकत तो खैर वो बन चुके हैं, पाकिस्तान में दोबारा उनकी वापसी होगी। इलेक्शन से पहले जब भी दोबारा इलेक्शन हुए कि आप उन्हें फिर रोक नहीं पाएंगे। अब इन हालात के अंदर ना कुछ लोगों ने ना इंकशाफात भी किए और ये इंकशाफात किस नौइयत के हैं मैं आपके सामने व्यूअर्स एक एक करके रख देता हूँ। एक तो मुझे बहुत सख्त एतराज़ है इस गुफ्तगू पर जो उन्होंने यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की गई कि पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रहे हैं। अब ये कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है, कौन सा निशान है और कहाँ की लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये सिकंदर राजा साहब जो हैं, सिकंदर सुल्तान राजा साहब ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। और आज हमने इसका एक अमली मुजाहरा देख भी लिया और पेशावर हाई कोर्ट अगर रास्ते में ना खड़ी होती तो पीटीआई को कब का जो है ये फारिग कर भी चुके होते हैं। व्यूअर्स, जो सबसे अहम चीज़ है, एक स्टेटमेंट आज जारी किया गया और आज 3 जनरल और फिर एक सुप्रीम कोर्ट और फिर एक नया लाडला। अब ये लाडला कौन है? ये है नवाज शरीफ साहब और इनके एक कैंप के सेनेटर ने एक स्टेटमेंट जारी किया इरफान सदीकी साहब ने और ये कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ बार बार तोसी के लिए पैगाम भिजवाते रहे और वो ये कहते थे कि मुद्दत मुलाज़म ने तोसी के बदले पनामा का मामला हल करने की पेशकश की थी और बार बार उन्होंने पैगाम पहुंचाया कि मुझे मेरी जो एक्सटेंशन है दे दी जाए। अच्छा, मैं ना एक बात आपको ज़रूर ये इरफान सदीकी साहब की बात से इत्तफाक की ज़रूर करूँगा कि जब राहिल शरीफ साहब का आखिरी वक्त आए यानी बीइंग द आर्मी चीफ, तो आपने बहुत सारे बैनर्स फैसलाबाद में भी लगे हुए देखे होंगे। इसके साथ साथ आपने इस्लामाबाद में भी बहुत सारे बैनर्स देखे होंगे और उन बैनर्स के ऊपर ये लिखा हुआ था कि आप जाने की ज़िद मत करो। बीइंग न्यूज़ एडिटर मैंने बहुत सारे पैकेजेस मेरी नज़र से गुजरे, बहुत सारी स्टोरीज़ हमें इस्लामाबाद से फीड होती न्यूज़ रूम के अंदर, जिनमें राहिल शरीफ साहब के हवाले से बहुत सारी ऐसी खबरें लगवाई गई
ये अलग बात है कि नवाज शरीफ साहब ने उन्हें एक्सटेंशन नहीं दी, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि राहील शरीफ साहब के हवाले से उस वक्त ये मीडिया कैंपेन जो है वो ज़रूर चल रही थी। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपकी तवज्जो ना एक और ख़बर है इसकी तरफ दिलवाऊंगा, और ये शौकत सदीकी साहब की बरतरफी का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साबिक DGISI फैज़ हमीद साहब को नोटिस जो है वो जारी कर दिए। ऐसा लगता है कि सारे मिलकर ना फैज़ हमीद साहब के पीछे पड़े हैं और वो कुछ ना कुछ निकालना चाहते हैं, और जिसकी जो है भरपूर तरीके से तैयारी की जा रही है। मैं आपने खैर लाइव तो उसे देख लिया होगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा और फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स के अगर आपके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो वो जर्नल्स किसी के सहूलतकार बनना चाह रहे थे। अच्छा, ये ना सारे का सारा जो टिल्ट था वो इमरान खान के ऊपर था। वो कहवाना चाहते थे कि खान साहब के लिए सब कुछ किया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से नाम नहीं लिया गया, क्योंकि आपको ये साबित करना पड़ेगा। मुझे आज हैरानगी हुई, मुझे पाकिस्तान की ना छोटी अदालत का कोई जो सिविल जज होता है ना, एक या छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा सिविल जज जो है, वो मुझे ज़्यादा काबिल लगा इस फाजिल अदालत के जज साहिबान से, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सवालात मुंह में डाले जा रहे थे, जवाबात की तलाश थी, लुकमे दिए जा रहे थे, लेकिन वो जवाब मिल नहीं रहे थे। अब किसी फौजी अफसर ने, DGISI फैज़ हमीद साहब ने अगर कुछ ऐसा काम किया तो आप ज़रूर, इसका एक बाकायदा तरीक़ाकार था, आप उस पर अमल करते। वैसा नहीं किया गया। इससे पहले आपको याद होगा कि नोटिस, एक जो स्कीम थी उस पर जब नोटिस हुए तो कहा गया कि आप जाएं पहले वज़ारत दिफा में जाकर ही अपनी दरख्वास्त को लेकर जाएं, फिर हम इसके ऊपर कुछ देखेंगे, और मुतलका महकमे पे ही बात आती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे शौकत सदीकी साहब का मामला है और शौकत सदीकी साहब जज हैं, शौकत सदीकी साहब का ताल्लुक किस कबीले से है और उनकी नाम को नवाज शरीफ साहब ने कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया, ये सारे मुहर्रिकात जो है ना, सारे करेक्टर्स, वेरिएबल्स सारे इकट्ठे होकर अब एक एक करके ये साबित करना चाहते हैं कि जनाब PTI का दौर जो था वो बाकायदा प्लानिंग के तहत आया। शायद आपको अपना दौर याद नहीं है, आज के इस दौर के बारे में जब 5 साल बाद, 10 साल बाद तारीख लिखी जाएगी या इस दौर को हम पीछे देखेंगे, तो ये सब काम ना आपके हवाले से भी हो रहे होंगे। आपकी कोशिश थी रोक लें और अंडू करने की, लेकिन याद रखें कि ये वक्त आप पे भी आएगा, क्योंकि जो बयानात हैं, ये स्टेटमेंट जारी किए गए, यानी कमर जावेद बाजवा को आपने क्लीन चिट दे दी कि जी कमर जावेद बाजवा से मुताल्लिक गुफ्तगू तो सुनाई है, कमर बाजवा ने शौकत अजीज से बराह कोई बात नहीं की थी। अब ये चीफ जस्टिस साहब ये कैसे कह सकते हैं, और आपके पास कौन सा ऐसा आला है सच बोलने का या सच को परखने का, जिसके ऊपर आपने ये बात की और फिर उन्होंने किस्से सुनाना शुरू कर दिए कि मेरा नाम लेकर लोग काम करवाते हैं। ऐसा होता ज़रूर है, लेकिन ये इस तरह से इंसाफ क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। आपने कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।